Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing Dynamics Part 7. अभी तक हमने ये सारे के सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए और हर सब टॉपिक के साथ मैंने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो भी मेंशन की हुई है। तो अगर आपसे कोई सब टॉपिक नहीं हो रहा या आपसे कोई सब टॉपिक मिस हो गया, you can watch these corresponding videos. In today's video we will be doing momentum और ये हमारी आखिरी वीडियो है on dynamics. So yeah, stay tuned. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंटम, द अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी। अगर मैं आपको इसकी एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बताऊं जो आपने याद करके जानी है, दैट वुड बी मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। द फर्स्ट डेफिनेशन बेसिकली मीन्स कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास एक बॉडी है एंड दिस बॉडी हैज अ वेलोसिटी, यानी कि इट इज मूविंग, then this body has a momentum, right? And likewise, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है which is at rest, यानी कि इसकी वेलोसिटी जीरो है, then this object या this body has zero momentum. Any moving object will have momentum. Any object at rest will have zero momentum, right? Momentum is also the measurement of how hard it would be to stop a moving object. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल में हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो में एक बंदा आपकी तरफ भाग रहा है एट अ स्पीड ऑफ 5 meters per second and you have to stop him. Of course, it would not be that challenging. आप आराम से उस बंदे को रोक लोगे। लेकिन in the second scenario, an elephant, एक हाथी आपकी तरफ भाग रहा है and you have to stop him. It would be nearly impossible for you to stop the elephant. Why? Because the elephant has a higher momentum, right? जैसे मैंने आपको बताया, it is the measurement of how hard it would be to stop a moving body, right? आगे चलते हैं। अगर आपको अभी समझ नहीं आया, डोंट वरी, आगे जाके आपको मजीद मैं आपको समझा दूंगा। What are the symbol of momentum? It is P. और हमारे पास जो मोमेंटम का फॉर्मूला है, इट इज मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इस फॉर्मूला को अगर हम अपनी वर्डिंग में यहां लिखते हैं, दैट विल बी द डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। दैट बेसिकली मींस मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम, राइट? P इज इक्वल्स टू mv। ये अभी आप याद कर लें। अभी जो जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आपने एट द मोमेंट याद कर लेनी है। व्हाट इज द यूनिट फॉर मोमेंटम, राइट? हमारे पास जो फॉर्मूला है ऑफ मोमेंटम, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास का जो हमारे पास यूनिट है, इट इज केजी। वेलोसिटी का जो हमारे पास यूनिट है, इट इज मीटर पर सेकेंड, राइट? इन दोनों को अगर इफ वी पुट देम टुगेदर वी विल गेट केजी मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज द यूनिट फॉर मोमेंटम, राइट? अगर आपने किसी भी चीज का यूनिट निकालना हो, यू जस्ट हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। यू जस्ट पुट द इंडिविजुअल यूनिट्स टुगेदर। मास इनटू वेलोसिटी, मास का हमारे पास केजी यूनिट है, वेलोसिटी का हमारे पास मीटर पर सेकंड है। वी जस्ट पुट देम टुगेदर एंड वी गेट अ यूनिट केजी मीटर पर सेकंड, दैट इज द यूनिट फॉर मोमेंटम, राइट? आगे चलते हैं। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट? हमारे पास जो फॉर्मूला है ऑफ मोमेंटम, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास इज अ वेक्टर, आई मीन अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Whenever you multiply a scalar with a vector, you get a vector, right? तो हमारे पास ये तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं। फर्स्टली याद करने वाली चीज ये है दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। ये अभी याद कर लें। सिंबल हमारे पास P है। फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज mv, राइट? मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। आगे हमारे पास जो यूनिट है फॉर मोमेंटम, इट इज kg meter per second, and you have to remember that momentum is a vector quantity. अब हमारे पास आ जाती है एक छोटी सी एग्जांपल। An elephant with a mass of 7,000 kilograms is moving with a velocity of 6 meters per second. Calculate its momentum. हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम
is equals to mass into velocity. मास हमारे पास है 7000 and velocity हमारे पास है 6. 7000 into 6 will be, I believe, 42,000 kilograms meter per second, and that is the momentum P, right? आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है that momentum is dependent on two factors, velocity and mass. पहले हम ये देख लेते हैं कि velocity और momentum का क्या रिलेशनशिप है. To put it simply, velocity is directly proportional to momentum. यानी कि अगर हम velocity increase करेंगे, the momentum will increase. अगर हम velocity decrease करेंगे, the momentum will decrease, given that the mass is kept constant. Again, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, that momentum is the measurement of how hard it would be to stop a moving object. एक ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है, that determines the momentum. ये मैं आपको एक दफा फिर एग्जाम्पल से समझा देता हूं. लेट्स से हमारे पास दो बॉल्स हैं, बॉल ए एंड बॉल बी. बोथ आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. आप बॉल ए को रोकने की कोशिश करते हो एंड इट इज प्रिटी इजी टू स्टॉप. लेकिन जब आप बॉल बी को रोकने की कोशिश करते हो, आपका हाथ एक फ्रैक्चर हो जाता है. दैट मीन्स बॉल बी इज वेरी हार्ड टू स्टॉप. What does that say about the momentum of both of these balls? It says कि बॉल ए का मोमेंटम कम है इन कंपैरिजन टू बॉल बी, क्योंकि बॉल ए को हमने बहुत आसानी से रोक लिया है, लेकिन बॉल बी को रोकते रोकते हमारा हाथ टूट गया. राइट? तो या इट इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ हार्ड इट वुड बी टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है, दैट इज व्हाट मोमेंटम इज. अच्छा, example for velocity. Imagine a ball of mass 0.1 kilograms being thrown at you with a velocity of 7 meters per second या 25 kilometers an hour. ये हमारे पास एक बॉल है. It has a mass of 0.1 kilograms, very light, and a velocity of 7 meters per second. Pretty easy to catch, right? हमारे पास इसका जो मोमेंटम है, इट इज 0.7 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. लेकिन अब सेम बॉल, अगर हम इस बॉल की स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज कर दें, व्हाट वुड हैपन? नाउ इमेजिन द सेम बॉल बट नाउ एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 meters per second या 110 kilometers an hour. It will probably break your bone while you're trying to catch it, right? अब हमारे पास जो इसका मोमेंटम है, इट इज 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. द सेम बॉल with an increased velocity now might break your hand that you are trying to catch it with. Why? Because of the difference in momentum due to a higher velocity. जैसे मैंने आपको बताया, they are directly proportional. The velocity of an object and the momentum are directly proportional. अगर आप velocity increase करोगे, the momentum will increase, therefore it will be harder to stop the same object अगर उसकी velocity ज्यादा है. Right? अब हम एक similar example ले लेते हैं for mass as well. Imagine a car with a mass of 1000 kilograms going at a velocity of 10 meter per second. हमारे पास एक गाड़ी है. It has a mass of 1000 kilograms and a velocity of 10 meters per second in this direction. इसका हमारे पास momentum, it is 10,000 kilogram meter per second. It is a lot of momentum, but wait. Now imagine a cargo ship with a mass of 165 million kilograms with the same velocity as the car, यानी कि 10 meters per second. Velocity में कोई change नहीं आया, लेकिन जो mass है, it has increased. अब आप मुझे बताओ
Which one of these will be harder to stop? The cargo ship or the car? गाड़ी को रोकना ज्यादा आसान होगा या कार्गो शिप को रोकना ज्यादा आसान होगा? ऑफ कोर्स गाड़ी को रोकना भी मुश्किल होगा, बट कार्गो शिप को रोकना इम्पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड मास। और जैसे मैंने आपको बताया था दैट मोमेंटम एंड मास हैव अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अगर आप मास इंक्रीज करोगे द मोमेंटम विल इंक्रीज, अगर आप मास डिक्रीज करोगे द मोमेंटम विल decrease given that the velocity is kept constant। यहाँ हमारे पास जो मोमेंटम आ रहा है इट इज 1.65 बिलियन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है इट इज दिस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो या हम नाउ दैट दिस इज क्लियर कि दे आर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड हाउ दे इफेक्ट द मोमेंटम, अब हम चलते हैं ऑन टू द मेन टॉपिक। अच्छा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है नोन एज एन इम्पल्स। इम्पल्स इज द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा पी। डेल्टा मींस चेंज एंड पी इज द मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज एन इम्पल्स। इसको निकालने के लिए वी सब्ट्रैक्ट द मोमेंटम आफ्टर subtracted by momentum before। ठीक है, नाउ इमेजिन, अगेन एग्जांपल से समझाता हूं, वैसे आपको समझ नहीं आएगी। हमारे पास एक क्यूब है, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर अ सर्टेन व्हाइल, थोड़ी देर के बाद हम इस क्यूब की वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं टू 8 मीटर पर सेकेंड। और यहां जैसे हमने देखा था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं the momentum of that object increases as well। So what does that mean? Before हमारे पास स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है it is 4 meter per second। After a certain while the velocity is now 8 meter per second। Since the speed is increasing, the momentum will increase as well, right? Therefore there will be a change in momentum between before and after। ये निकालने के लिए we have a formula which is delta P is equals to mv subtracted by mu। V is final velocity, u is initial velocity। initial velocity। अगर हमने किसी भी चीज के अंदर उसका डिफरेंस निकालना है, उसका चेंज निकालना है, व्हाट वी डू इज वी सब्ट्रैक्ट द मोमेंटम आफ्टर, या कोई भी चीज हो लाइक आफ्टर द फैक्ट एंड बिफोर, राइट? अब हम इसका इंडिविजुअली मोमेंटम निकाल लेते हैं और इसका इंडिविजुअली मोमेंटम निकाल लेते हैं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं टू गेट द चेंज इन मोमेंटम। पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर। अच्छा, पहले हमारे पास आ जाता है mass which is 3 kilograms, momentum is equals to mv, so mass into velocity 3 into 8 subtracted by 3 into 4। ठीक है ना, ये हमारे पास v है, ये हमारे पास u है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। 3 into 8 will be 24, 3 into 4 will be 12। So the change in momentum यानी कि the impulse is 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें हमारी जो वेलोसिटी है इट इज डिक्रीजिंग। सेम रूल्स अप्लाई करेंगे हम, पहले हम इसका मोमेंटम निकालेंगे और फिर हम इसका मोमेंटम निकालेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट? दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला mv यानी कि mass into final velocity subtracted by mu, mass into initial velocity, and that will be the impulse। mv हमारे पास आ जाता है 7 into 5, mu हमारे पास आ जाता है 7 into 11। ठीक है, 35 minus 77
that will be, I believe, 42 kilogram meter per second, and it will be negative because the momentum is decreasing. Okay, अब हम आ जाते हैं on to a little bit of a complicated subject. ये सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इमेजिन करो हमारे पास एक क्यूब है which is going at a velocity of 18 meter per second in this direction, right? 18 meters per second in this direction. ये जो क्यूब है it collides with the wall. इसकी वॉल के साथ टक्कर होती है and it bounces back in this direction. जाहिर बात है अगर बॉल के आई मीन बॉल के साथ टक्कर होगी इट विल गो बैक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब हम इसकी चेंज इन वेलोसिटी आई मीन चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू. अच्छा, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, लेकिन देयर इज अ बिट ऑफ अ इनकंसिस्टेंसी. जैसे मैंने आपको बताया था दैट momentum is the product of mass and velocity, and as we know velocity is a vector quantity, right? तो हमें एक कन्वेंशन सेट करना पड़ेगा. ये कन्वेंशन हम खुद से सेट कर लेते हैं. लेट्स से गोइंग टूवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव एंड गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव. ठीक है ना? ये कन्वेंशन आपको या तो एग्जामिनर खुद देगा या आपको खुद डिटरमिन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द circumstances. लेकिन the main point is that velocity is a vector quantity, therefore it has a direction, और इन डायरेक्शन के हिसाब से हमें ये डिटरमिन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, m हमारे पास है 6, v हमारे पास है पॉजिटिव 18. अच्छा, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे with m which is 6 subtracted by I mean multiplied by negative 12. Why? Because it is in the left direction. हमने ये डिसाइड किया था that anything going towards the right will be counted as positive in terms of velocity, and anything going towards the left will be counted as negative in terms of velocity. अच्छा, 6 into 18 will be, I believe, 98 minus 6 into 12, that will be, I believe, 72 minus 72. तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 98 माइनस माइनस प्लस 72, that will be, I believe, 170 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आपने ये याद रखना है दैट मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है. अगर आपने अपना कन्वेंशन नहीं सेट किया यू विल ऑलवेज गेट द रॉन्ग आंसर अगर हमारी किसी भी सिनेरियो में डायरेक्शन चेंज हो रहा है. डायरेक्शन जब भी चेंज होगा ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी यू हैव टू कंसिडर द कन्वेंशन. आगे, impulse is also equal to the product of force applied and the time during which the force is applied. अच्छा, यहां हमारे पास आ जाता है एक और फॉर्मूला which is force into time is equals to impulse. Ft is equals to delta p. अगर हम टाइम को नीचे भेज दे, impulse divided by time will be what? Force. अब आप बोलेंगे लाइक फोर्स तो हमने हमेशा से जो पढ़ा है F is equals to ma. What is this? Right? mv minus mu divided by t. How can that be equal to force? लेकिन अगर हम सडनली मैथ को कॉमन ले लें एंड we're left with v minus u divided by t. What is v minus u divided by t? हमने पढ़ा था that final velocity subtracted by initial velocity divided by time is equal to the formula of acceleration. तो यहां अगर हम acceleration substitute कर दें we'll get the same thing, right? Therefore, it's the same thing. Physics में you'll have, the same answer, different answer to the same thing, or vice versa. So you don't get, worried about it.
अब हमारे पास सबसे मेन जो चीज है ऑफ दिस चैप्टर आ गई है, राइट? ये अगर आपको आ गई, क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले सारी चीजें दिखाई हैं, सारी चीजें समझाई हैं, इट वाज ऑल अ प्रीव्यू ऑफ दिस। अगर आपको ऊपर वाली सारी चीजें समझ आ गई हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल नॉट बी दैट हार्ड फॉर यू। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, in the absence of any external force, यानी कि an isolated system, the momentum before a collision is equal to the momentum after the collision. Sorry, मैंने पता नहीं पूरा definition क्यों नहीं लिखी. Wait. Okay, here you go. Acha, what does this mean? What does an isolated system mean? Isolated system आप इस तरीके से इस चीज को समझे कि it is a room, हमारे पास ये कमरा है और इस कमरे में कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रही. देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो दिस, देयर इज नो दैट. द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इज मोमेंटम, राइट? और according to the law of conservation of momentum, in the absence of any external force like air resistance, friction या कोई भी resistive force, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. अगर हमारे पास एक collision हो रही है before the collision and after the collision, the momentum will remain the same. अच्छा, यहां हमारे पास एक सिनेरियो, इस सिनेरियो में हमारे पास m1 है, m2 है, u1 है और u2 है. They're moving in the same direction, right? And m1 collides with m2. After that, sum of the momentum of m1 is transferred onto m2. According to the law of conservation of momentum, this still means कि जो पहले हमारी momentum थी, it will equal to the momentum after the collision. ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, ये आपको तभी समझ आएगी जब मैं आपको एग्जाम्पल से ये समझाऊंगा. अच्छा, इसकी जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाती है, दिस विल बी momentum before will be equal to momentum after. P1 P2 is equals to P3 P4. P1 is the momentum of M1 and V1, I mean M1 and U1. P2 is the momentum of M2 and U2. P3 is the momentum of M1 and V1. P4 is the momentum of M2 and V2. अगर हमने इसकी एक एक्सप्रेशन बनानी हो, we simply multiply M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2, राइट? अब हम आ जाते हैं ऑन टू द एग्जाम्पल. ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है. हमारे पास एक मास है ऑफ 2 किलोग्राम्स, ये बॉल है which is of 2 kilograms and it has a velocity of 8 meters per second. इस 2 kilograms को हम एक नाम दे देते हैं which is m1 और इस 8 meters per second को नाम दे देते हैं u1. इसको हम नाम दे देते हैं m2, इसको हम नाम दे देते हैं u2. वाइस वर्सा, इधर हम इसको नाम दे देते हैं m1 because these are the same masses. इसको हम नाम दे देते हैं v1, राइट? इसको हम नाम दे देते हैं m2 क्योंकि these are still the same masses. masses चेंज नहीं होंगे, मोमेंटम चेंज होगी और वेलोसिटी चेंज होगी. और इसको हम नाम दे देते हैं v2. इन दिस सिनेरियो हमने क्या निकालना है? जाहिर बात है हमने v2 निकालनी है. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया था, अगर हम मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम आफ्टर को कंपेयर करें, वी विल स्टिल गेट द सेम रिजल्ट्स. तो पहले हम m1 u1 लिख लेते हैं.
m1 is 2, u1 is 8 plus m2 u2, m2 is 3, u2 is 3, and this is all equal to m1 v1, which is 2 into 4 plus m2 is 3 into v2, which is, let's say, v2. ठीक है, इसका हमने नाम रखे v2 and we have to calculate that. अब बस it's a matter of simple math. ठीक है ना, 2 into 8 is 16 plus 3 into 3 is 9 is equal to 2 into 8 is 2 into 4 is 8 plus 3v2 प्लस कर लेते हैं इनको, that will be 25 minus 8 divided by 3. 25 minus 8 will be, I believe, 17. 17 by 3 will be V2. 17 by 3 meters per second will be V2. Again, मैं एक और दफा ये repeat करूंगा that momentum before the collision will be equal to momentum after. अगर हम इस पूरी expression का momentum निकाल लें, it will be equal to the momentum of this whole expression. इस collision का momentum will be equal to इस collision का momentum. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक और सिनेरियो आ जाता है. इन दिस सिनेरियो हमारे पास एक क्यूब है. इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. इट हैज अ मास ऑफ m1 एंड अ वेलोसिटी ऑफ u1. हमारे पास एक और क्यूब है. इट हैज अ मास ऑफ m2 एंड इट इज एट रेस्ट, यानी कि इसकी जो मोमेंटम है इट इज जीरो. मैंने आपको बताया था whenever an object is not moving it has a zero momentum. तो इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मोमेंटम होगा इट विल बी कमिंग फ्रॉम दिस बॉडी, क्योंकि इस बॉडी का मोमेंटम है ही जीरो क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है. अच्छा, आफ्टर द कोलिजन व्हाट हैपेंस इज दैट ये दोनों बॉडी स्टक टुगेदर, दे स्टिक टुगेदर, राइट, दे बिकम वन बॉडी. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है. मोमेंटम बिफोर विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर. m1 u1 will be equal to m1 m2 and v. Why do you think हमने इधर सिर्फ m1 u1 की एक्सप्रेशन डाली है? Why do you think I did that? Because इस बॉडी की कोई मोमेंटम है ही नहीं. So if I multiply m1, I mean m2 with 0, that will still be 0. ठीक है ना. अब हम आ जाते हैं on to the question. In a safety test, a car of mass 1100 kilograms travels at a speed of 10 meters per second and collides with a stationary van of mass 3000 kilograms. तो यहाँ हमारे पास एक गाड़ी है. It has a velocity of 10 meters per second and the car has a mass of 1100 kilograms. The van has a mass of 3000 kilograms, लेकिन इसकी velocity zero है. Therefore, इस पूरी जो van है, इस पूरी body की जो momentum है, it is also zero. After the collision, the car and the van move together with a velocity of v. अब ये दोनों एक ऑब्जेक्ट बन गए हैं, राइट, दे हैव स्टक टुगेदर. जब भी दो ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इफ दे स्टिक टुगेदर यू हैव टू कंसिडर देम एज वन ऑब्जेक्ट. मैं एक और दफा ये रिपीट कर रहा हूं. जब भी कोलिजन हो एंड टू ऑब्जेक्ट्स stick together, you count them as one object. Figure 2.1 shows the car and van before and after the collision. Before the collision and after the collision. ठीक है? The total momentum of the car and the van is conserved during the collision. यानी कि what they mean is the law of conservation of momentum is taking place. यानी कि in the absence of any external force in an isolated system,
the total momentum before collision is equal to the momentum after collision. So the momentum before the collision will be equal to the momentum after the collision. B. Calculate the velocity v of the car and van after the collision. अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? Before is equals to after. हमेशा क्या करना है, आपने इंडिविजुअली इनकी एक्सप्रेशंस बना लेने. पहले हम बिफोर का एक्सप्रेशन बना लेते हैं. m1 u1. m1 है हमारे पास द कार मास 1100 और u1 है हमारे पास 10 प्लस m2 है हमारे पास 3000. u2 है हमारे पास 0. दिस इज m2, द van और द मास ऑफ द van. अब इसको हम इक्वल पुट कर देंगे टू द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन. ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था दैट जब भी दो ऑब्जेक्ट्स दे स्टिक टुगेदर आफ्टर अ कोलिजन वी कंसिडर देम एज वन ऑब्जेक्ट. तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा? इट विल बी द मास ऑफ m1 प्लस द मास ऑफ m2, यानी कि 1100 प्लस 3000. और हमने निकालना क्या? हमने भी निकालना है. तो सिंपली पुट इन द वैल्यूज 4100 I believe and v. 110 divided by 41 meters per second is the velocity of the collision. I mean after the collision. Acha, yeah, that's it for the second scenario. Acha, for the third scenario, हमारे पास again दो objects हैं. They are moving in the opposite direction to each other. m1 है, u1 है, m2 है और u2 है. After the collision, they go in the opposite direction, right? जैसे आप देख सकते हैं, before the collision, they are coming towards each other. After the collision, they are going away from each other. Again, m1 है, m2 है, and v1 है और v2 है. जैसे मैंने आपको बताया था that whenever they change the direction, हमारी जो कन्वेंशन है, we put it into play. हमने कन्वेंशन के हिसाब से वैल्यूज पुट करनी है. अगर हमने एक कन्वेंशन सेट की हुई है that going towards the right is positive and going towards the left is negative, इसी हिसाब से हम वैल्यूज पुट करेंगे. जैसे आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास m1 है और u1 है. बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स राइट, हमने पॉजिटिव वेलोसिटी ली है बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स द राइट. लेकिन हमारे पास m2 के साथ माइनस u2 है बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट. अच्छा, आफ्टरवर्ड्स आफ्टर द कोलिजन हमारे पास m1 के साथ माइनस v1 है. व्हाई? बिकॉज इट हैज चेंज्ड डायरेक्शंस एंड नाउ ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है. और हमें पता है कि लेफ्ट की तरफ जाने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है इट इज नाउ इन द नेगेटिव. ठीक है? एंड m2 के साथ पॉजिटिव v2 है. व्हाई? बिकॉज आफ्टर द कोलिजन इट इज नाउ गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो आफ्टर, पहले इसका माइनस में था साइन ऑफ द वेलोसिटी, अब इसका जो वेलोसिटी का साइन है इट इज इन द पॉजिटिव. अच्छा, इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं. हमारे पास है m1 u1 m2 u2. m1 again same as v1 m2 and then v2. What do we do?
ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। आपने किसी भी सिचुएशन में फॉर्मूला याद नहीं करना, बिकॉज इट इज डिफरेंट इन एवरी सिंगल केस। जो भी आप केस इनकाउंटर करोगे इट विल बी डिफरेंट इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, अच्छा, हमने कन्वेंशन सेट की हुई थी दैट गोइंग टूवर्ड्स द राइट विल बी पॉजिटिव एंड गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट विल बी नेगेटिव। ठीक है, अब गोइंग टूवर्ड्स द राइट, हमारे पास जो m1 है इट इज गोइंग टूवर्ड्स द राइट, तो हमारी जो m1 की वेलोसिटी होगी इट विल बी पॉजिटिव। तो m1 इज 4 into the velocity 3 meters per second. ठीक है, दिस इज m1, दिस इज u1 प्लस, ठीक है, अब हमारे पास m2 है विच इज 2 kilograms, लेकिन जो u2 है, since the velocity in is in the left direction, हमारा जो साइन यूज होगा इसके लिए इट विल बी नेगेटिव। तो u2 के साथ हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे ऑफ 8 meters per second, and since before and after are equal to each other, हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे। अच्छा, m1 अब हमारे पास जा रही है टूवर्ड्स द लेफ्ट, राइट, तो 4 इंटू -4 बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, प्लस अब हमारे पास जो m2 है इट इज गोइंग टूवर्ड्स द राइट, तो हमारा जो वेलोसिटी होगा v2 है इट विल बी पॉजिटिव 2v2। सिंपली अब हम इनको इक्वेट कर देंगे। अच्छा, ये हमारे पास 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 16 is equals to -16 प्लस 2v2। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि यहां जाके 16 पॉजिटिव हो जाएगा एंड पॉजिटिव सब्ट्रैक्टेड बाय नेगेटिव इज बेसिकली 0। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 विल बी v2, यानी कि 6 meters per second। अब आगे हमारे पास एक सिनेरियो है which kind of replicates an explosion, राइट। जैसे अगर आपके पास एक गन है, राइट, आपके पास एक गन है, द गन इज एट रेस्ट, आपने एक बुलेट फायर किया, द बुलेट गोज इन दिस डायरेक्शन, द गन गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिनेरियो। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम? द टोटल मोमेंटम इज जीरो। टोटल मोमेंटम जीरो कैसे है? दे आर बोथ इन मोशन। जो बुलेट है इट इज ऑल्सो इन मोशन और जो गन है इट इज ऑल्सो इन मोशन, then why is the total momentum zero of this whole expression? Why is it? Because they are going in the opposite direction, right? हमारी जो बुलेट है इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, जो हम काउंट कर सकते हैं एज पॉजिटिव, और जो हमारी गन है इट इज गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, जिसको हम काउंट कर सकते हैं एज नेगेटिव। एंड आई कैन टेल यू दैट विद श्योरिटी दैट द मोमेंटम carried by the bullet will be equal to the momentum carried by the gun. Again, the law of conservation of momentum, it states that momentum before will be equal to momentum after. ये हम सिनेरियो ले लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक ही ऑब्जेक्ट है ऑफ वन सेक्शन बीइंग 2 kilograms। इस ऑब्जेक्ट का एक सेक्शन 2 kilograms का है और एक सेक्शन 0.6 kilograms का है, और इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 meters per second है। दे आर नॉट मूविंग, लेकिन एन एक्सप्लोजन बिटवीन देम हैपेंस, और जब एक्सप्लोजन होती है द मास ऑफ 0.6 kilograms moves towards the right with a velocity of 14 meters per second. What will be the velocity of the 2 kilogram mass? अब हमारे पास जो कन्वेंशन है, जो यूजुअल कन्वेंशन होती है, पॉजिटिव टुवर्ड्स द राइट, नेगेटिव टुवर्ड्स द लेफ्ट, हम इसको इक्वेट कर देंगे टू दिस बिकॉज दे हैव टू हैव द सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हम ये ले लेते हैं 0.6 इंटू 14 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू -3।
क्योंकि हमारी मोमेंटम जो है बिफोर द एक्सप्लोजन इट इज जीरो, द मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन विल बी जीरो एज वेल. How can it be zero when both of the objects are moving? Because this object is moving in this direction and this object is moving in this direction. Therefore, the net momentum will be zero क्योंकि ये दोनों opposite directions में है. ठीक है? तो 0.6 into 14 will be, I believe, 6 and then 8.4, and this will be minus 2v. ठीक है? अब -2 नीचे जाके it will be divided. 8.4 divided by -2 will be -4.2, and that will be the momentum of, the speed, velocity of this object. Yeah, that is all there is to this chapter. अगर आपको इनमें से एक भी समझ आ गई है ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आपको सारा समझ आ जाना चाहिए. तो मैंने आपको बस वैसी प्रैक्टिस के लिए एडिशनल सिनेरियोस करवाए हैं. तो इसके अलावा आप कुछ भी इनकाउंटर नहीं करोगे इन योर चैप्टर ऑफ मोमेंटम, राइट? कि नया नया इज लाइक रिसेंटली एडेड, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो या, दैट इज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. अगर आपने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, गो प्रे एंड हैव अ ग्रेट डे. अल्लाह हाफिज.